सारी चीज़ों को बता दिया था कि क्यों इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस कारण से इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, चाहे महाद्वीपीय भाग में चाहे जलीय भाग में हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीव जंतुओं की, पादप प्रजातियों की, वनस्पतियों की, घासों की संख्या, यानी उनकी संख्या में जो है कमी आती जाती है, क्योंकि उस तरफ जलवायु परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं कि वहाँ पर जीव जंतु, वनस्पतियों का मतलब प्रसरण हो सके या उनका विकास हो सके। ऐसी दशाएं उत्तरी और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर नहीं होती हैं। इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है। ऐसे ऐसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी और विविधता भी धीरे धीरे कम होती जाएगा। है कि अगर आप एक क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है और दूसरे क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है, उन दोनों में अंतर या उन दोनों में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम ग्रेडियंट या प्रवणता के नाम से जानते हैं। और ये परिवर्तन जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में और खुद मनुष्यों में भी ये परिवर्तन देखने की प्रवृत्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सामान्य रूप से सोचना चाहें तो मानसूनी क्षेत्रों में, विकासशील देशों में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उतना यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में नहीं पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, अंटार्कटिका पर नहीं पाई जाती। तो ये क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र पर क्यों जो है इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, दूसरे क्षेत्र पर क्यों वो विविधता में कमी आती जाती है या संख्या में कमी आ जाती है, इसका अध्ययन हम इसको ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में करेंगे। यानी जैविक, तो उस क्षेत्र की जो प्रजातियां हैं, जैविक समुदाय है, वो सब नष्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भूकंप जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में तबाही मच जाती है। सुनामी आता है तो उस क्षेत्र में तमाम प्रकार के जीवधारियों को नष्ट कर देती है, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की प्रजातियों को उखाड़ करके दूसरे स्थान पर फेंक देती है। इसी प्रकार से चक्रवात, बाढ़, तूफान, सूखा, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो किसी भी क्षेत्र के जैवीय समुदाय का विनाश कर देती है, यानी वहाँ की डाइवर्सिटी को कम कर देती है। बहुत बड़े बड़े पदार्थ भी निकलते हैं जिनको बम कहा जाता है, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को। मटर के दाने या अखरोट के दाने के समान जो छोटे होते हैं उनको लेपली कहा जाता है। महीन धूल राख जो होते हैं एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, डस्ट, ज्वालामुखी राख कहते हैं। तो ये सब जा करके एटमॉस्फेयर में छा जाते हैं और सोलर रेडिएशन प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाली किरणें सीधा धरातल पर नहीं पहुंच पाती। तो ये जो फैक्टर होता है, इसके कारण से जो है पर्याप्त सूर्यताप की मात्रा न पहुंच पाने जो है, इसको स्थलीय भाग पर भी इसका अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पर अच्छा, ये दो तरीके इसके भी होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गया है तो उस एटमॉस्फेयर से हम निकाल करके ट्रांसपोर्टेशन करके फिर यहाँ पर ले जा करके उसको अंदर पहुँचाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं सीधा से वहीं से हमने ले लिया, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये तकनीकी विकसित होनी चाहिए हर औद्योगिक क्षेत्र में कि हम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकें। जैसे यहाँ पर ये लिखा है CO2 स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी हर औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो भी एरिया हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर हम चिमनियों से निकलने पर, यानी वहाँ पर फैक्ट्री के आसपास ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लें। तो उसको स्टोर कर लेंगे तो उसके द्वारा हमें ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। लेकिन जब वो CO2 एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसको फाड़ना, अलग करना, फिर उसको इकट्ठा करना, यह तकनीक बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। यानी हम CO2 को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको एटमॉस्फेयर में जाने ही ना दें, वहीं से स्टोर कर लें, और दूसरा जो एटमॉस्फेयर में उसकी बढ़ी हुई मात्रा है उसको हम कंट्रोल कर लें। याद रहे, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत कम हो जाना भी हानिकारक है और बहुत ज़्यादा हो जाना भी हानिकारक है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और सभी गैसों का एक संतुलित मात्रा में एटमॉस्फेयर में रहना। तो ये अपनी घाटी को कितना गहरा कर सकती है। ये नदी मान लीजिए झील में गिरती है, सागर में नहीं गिरती है, सी या ओशन में नहीं जाती है, ये झील में गिरती है। तो यह नदी अपनी घाटी को इस तल के लेवल तक ही गहरा कर सकती है। एक चीज जान लेना,
यही आपका है बेस लेवल। यानी ये अपनी घाटी को गहरा करते 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 ये इस आधार तल को प्राप्त कर लेगी जो इस झील के जल स्तर, जल लेवल के बराबर होगा। तो उसी को बेस लेवल कहते हैं। नदी के अपरदन की अंतिम सीमा वही हो सकती है जो सागर तल के लेवल की सीमा होती है। बांग्लादेश और फिर भूटान, ये 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जो कि श्रीलंका को इसलिए नहीं सम्मिलित किया गया है क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। पहले पूरे पृथ्वी पर एक ही भाग था, स्थलीय भाग जिसको पेंजिया कहा जाता था, और एक महासागरीय भाग था जिसको पैंथालासा कहते थे। पेंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में ये थे। बाद में दोनों का समुद्रों में जो है उसको संचयित कर देना, उसको स्टोर कर देना, ये प्रक्रिया प्राकृतिक समुद्री अधिग्रहण कहलाती है। नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन, सी सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये होगा सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, तो शायद में ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और एक तरीका और भी होता है। अच्छा, ये 2 होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन बड़े बड़े टैंकरों में इकट्ठा कर लिया जाता है, तरल रूप में भी और गैसीय रूप में भी इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन प्लेटफार्म, यानी एक प्लेटफार्म होता है समुद्र के पास में जो है बना दिया जाता है प्लेटफार्म। उस प्लेटफार्म के जरिए ड्रिलिंग के माध्यम से या पाइप के माध्यम से उसको हम सीधा अंदर की तरफ पहुंचा देते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये आप देख रहे हैं, यहां पर ये स्टोर हो गया। तो ये जो अधिग्रहण होता है यानी कार्बन